हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर रोज मॉर्निंग में 5 बजे हमारी शानदार क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होती है। चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम आर्म फोर्स के एग्जाम हो, करंट अफेयर्स, हम जो पढ़ा रहे हैं हर जगह की कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे साथ आप लोग आ जाइए, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। क्लास अच्छी लगा करें तो आप जरूर अपने 2-4 फ्रेंड को क्या किया करिए, शेयर किया करिए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आज 18 अप्रैल हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लास एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है, पीवाईक्यू पैटर्न रखेंगे, स्टैटिक करंट भी शामिल किया गया है और एग्जाम पैटर्न को देखते हुए कुछ बूस्टर भी दिए गए हैं। ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस से रिलेटेड सभी एग्जाम को क्या करने वाली है, कवर करने वाली है। तो मेरे साथ बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग आ जाइए। आज 18 अप्रैल में सब कुछ कराने वाले हैं। पुलिस हो, डिफेंस, अंतरिक्ष हो या संसद हो, सब कुछ इसमें, या इकोनॉमी हो, हर एक टॉपिक को हम क्या कर लेते हैं, कवर करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो लिखा भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बन रहा है। हर एक आयाम को यहां शामिल करने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। हाल ही में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक 131वां जो 2026 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी प्रस्तावित की गई है, ये शायद कल की उसमें भी मैंने पढ़ाया था। और देखो आज फिर एक एक चीज क्लियर करने के लिए आ गई। 550, 815, 850 या 750। आपको पता है 550 तो पहले ही थी, अब बढ़ाकर के इस विधेयक में कितनी करने की बात की जा रही है, 850 करने की बात की जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है नया डिलिमिटेशन जो है वो कितना करेगा, 850 करेगा। आपको पता है विधेयक 2011 की जनगणना के आधार पर नई परिसीमन प्रक्रिया को अनुमति दे रहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर यह भी ध्यान रख लेना, लोकसभा की सीट 850 करेंगे, कह रहा राज्यों से 815, ये भी ध्यान रख लो। और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सीट, ये इंपोर्टेंट है। पहले केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सीट ली जाती थी, अब भैया याद रख लेना 35 सीट केंद्र शासित प्रदेशों में हो जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विश्वास करिए आप लोग, इस साल किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी के लिए बिल में कितनी सीट निर्धारित की गई लोकसभा की, तो झटाक से आप निशान लगाओगे कि भाई 35 की गई है। एग्जाम बूस्टर की बात करूं मैं तो कह रहा अनुच्छेद 81-82 परिसीमन से संबंधित है, ये पूछ लेगा, चर्चा में है। कह रहा भारत में 4 बार परिसीमन किया गया है, 1952 में, 1953 में, 1973 में और 2001 में। ये परिसीमन का मतलब क्या होता है, परिसीमन का मतलब होता है सीटों को फिक्स करना। जैसे 2 जिले हैं तो उनमें से 3 सीट बना देना लोकसभा की, या 3 सीटों में से 2 सीट बना देना, मतलब क्षेत्र कम या ज्यादा करना लोकसभा या विधानसभा सीटों का। या किसका काम होता है, परिसीमन आयोग का काम होता है। ठीक है ना। आप लोगों के लिए मेरा ये क्वेश्चन है, आप लोग ये कमेंट में बताओगे परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। फटाफट से आप लोग बताओगे परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति ये कमेंट में आप लोग बताओगे, सर्च मार लिया करो अगर नहीं पता हुआ करे तो। ठीक है। नेक्स्ट अगला इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। पहले तो आप लोग कमेंट में बताओगे आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां है, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, ये बताओगे। कह के अनुसार वर्ल्ड आउटलुक 2026 ये रिपोर्ट है के अनुसार मजबूती विकास दर के बावजूद भारत ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में किस स्थान पर आ गया है, मतलब कम हो गई है रैंकिंग, ये ध्यान रख लो। ठीक है ना। हम अल्लाह काट रहे थे ना, बहुत ऊपर बढ़ रहे हैं, भैया देख लो कहां स्थिति पर आ गए हैं। कह रहा 4थे, 5वें, 7वें या 6ठे पर। तो आप लोग ध्यान रखना भारत जो है ना अब 6ठे पर आ गया है। कहां पर आ गया है, 6ठे पर आ गया है। आगे देखिए 6ठा आंसर इसमें हो जाएगा। कह रहा है मजबूत 9% नॉमिनल ग्रोथ के बावजूद रुपए के मूल्य ह्रास और जीडीपी बेस ईयर 2011 से 2022-23 में बदलाव के कारण, अब बेस ईयर 2022-23 से ध्यान रखना, के कारण भारत रैंकिंग में यूके और जापान से पीछे 6ठे स्थान पर आ गया। और कितनी है भारत की जीडीपी, तो $3.92 ट्रिलियन। इस आंकड़े को याद रखना, 3.92 ट्रिलियन डॉलर क्या है, भारत की इस समय इकोनॉमी का साइज है। ठीक है ना। यूके 4थे स्थान पर है, जापान इसमें 5वें स्थान पर, और इंडिया कितने पर है, पहले स्थान पर। और आपके लिए क्वेश्चन ये है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। 3 आप याद कर लो, 3 मैंने करा दिए।
फिर आपको एकदम से तैयार हो जाएंगे। कह रहा भारत 2027 तक पुनः चौथा और 28 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जापान को पछाड़कर, ऐसा आईएमएफ के अनुमान के अनुसार बोला गया है आने वाले टाइम में 28 तक। कह रहा हाल ही में भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे पीएफबीआर कहते हैं, पहली बार क्रिटिकली हासिल की है। यह 500 मेगावाट क्षमता का रिएक्टर है। कहां ये स्थित किया गया है? काकरापारा गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र या नरोरा उत्तर प्रदेश। तो आप याद रखना कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित किया गया है इसे। क्षमता देख लेना 500 मेगावाट की है इसकी, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, कह रहा है ईंधन से अधिक नया ईंधन प्लूटोनियम उत्पन्न करता है। कह रहा है यह रिएक्टर अपने उपयोग में किए गए ईंधन से एक नया ईंधन प्लूटोनियम को क्या करता है? उत्पन्न करता है, जो क्रिटिकली का अर्थ है कि रिएक्टर में निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रक्रिया का शुरू होना। कलपक्कम आपको पता है ये आपका तमिलनाडु राज्य है, यहाँ क्लियर बता दिया है। यूरेनियम से फास्ट ब्रीडर किस में चेंज कर रहा है? यूरेनियम को ये प्लूटोनियम में चेंज कर रहा है। कह रहा भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के स्टेज 3 प्रोग्राम की रूपरेखा 1950 के दशक में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा क्या की गई थी? तैयार की गई थी। तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप क्या कर लेना? याद कर लेना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताओगे कहां है? सब लोग इसका हेडक्वार्टर बताओगे कहां है, किस महाद्वीप में है ये बताओगे, किस देश में है ये बताओगे, ठीक है ना। और ये किस देश की राजधानी है ये बताओगे, ठीक है ना। द्वारा जारी फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भोजन बर्बादी के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी अपने आप में जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में भारत कौन से स्थान में जो खाने की बर्बादी करता है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान? तो दूसरा सबसे ज्यादा भोजन जो बिगाड़ा जाता है वो कहां बिगाड़ा जाता है? भारत में बिगाड़ा जाता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखो, कमेंट ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता और सर्च नहीं कर पा रहे गूगल में, तो वो करंट पढ़ ही लिया करिए। कम से कम आप कमेंट पढ़ोगे तो वहां से आपको बहुत सारे आंसर क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप लोग क्या कर लिया करिए? तैयार कर लिया करिए, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि यह सालाना 78 से 80 मिलियन टन भोजन को क्या करता है? समझ रहे हैं ना ये डाटा? 78 से 80 मिलियन टन भारत क्या करता है भाई साहब? ये इतना खाना खराब करता है और ये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। ये खाना कितने का है? इतना तो भारत खाने में वेस्ट कर देता है, ये ध्यान रख लो। इतना तो भारत खाने में 1.5 लाख करोड़ रुपए का तो भारत खाने में वेस्ट कर देता है, ठीक है ना। कह रहा और चीन 108 मिलियन टन के बाद विश्व में भारत दूसरे स्थान पर, चीन इतने का कर देता है। कह रहा भारत में प्रति व्यक्ति घरेलू की भोजन की बर्बादी 55 किलो सालाना। हर घर में अगर एवरेज लगाया जाए तो 55 किलो सालाना। ये रिपोर्ट आपको बड़े एग्जाम में, पीसीएस जैसे एग्जाम में, मेंस में लिखने के लिए भी क्या है, भारत में गरीबी का बढ़ता प्रभाव के पीछे का एक रीजन ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है यह रिपोर्ट सीधे सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2 जो है, जिसमें जीरो हंगर की बात की गई है, ठीक है ना, और एसडीजी 12 जिसमें खाना बर्बादी को आधा करना से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, मैथ्स में क्या किया गया है, रखा गया है। तो ये डाटा भी आप याद रख लेना, एसडीजी भी चर्चा में रहा है। कह रहा भारतीय सेना की टुकड़ी ने अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन फोर्थ, कौन सा? साइक्लोन फोर्थ के 4थे संस्करण में भाग लेने के लिए किस देश के लिए प्रस्थान किया है? तो आप याद रखना मिस्र के लिए किया है। इजिप्ट भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, इजिप्ट भी कहते हैं। आप लोग बताओगे यहां से होकर दुनिया की सबसे लंबी नदी बह रही है, वो कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी बह रही है, ये नदी कौन सी है आप बताओगे? और इसकी लंबाई कितनी है नदी की? इस नदी की लंबाई भी आप लोग बताओगे, ठीक है ना। इजिप्ट आ जाइए। सॉरी बच्चों, कह रहा भारत और मिस्र के बीच यह सैन्य अभ्यास 9 से 17 अप्रैल 2026 तक चलेगा। कह रहा ये इंसास, भारत ने इंसास भी दिया अपना, किसको दिया ये भी बताना आप लोग। मैं आयोजित किया जा रहा है अंसास, मैं तो इंसास राइफल की बात कर रहा हूं, ये जगह है, ये अंसास में आयोजित किया जाएगा, इजिप्ट में है। इसमें भारतीय स्पेशल फोर्स के 25 जवान हिस्सा ले रहे हैं, ध्यान रखना। कितने? इजिप्ट आप देख रहे हैं, देखो ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी, और यहीं पे है बवल मंडेब जल संधि, ठीक है ना, और ये इजिप्ट है काहिरा, और यहीं होकर के एक नदी भी बह रही है जो भूमध्य सागर में गिरती है। यही स्वेज कैनाल है, आप लोग ध्यान रखना, यही क्या है? स्वेज कैनाल।
स्वेज नहर जो 1869 में बनी थी, ठीक है ना। और यहीं इसके पास में एक अकाबा की खाड़ी है और एक यहाँ स्वेज की खाड़ी है, और यहाँ बेटा लाल सागर है। कौन सा? लाल सागर है। और इसी के यहाँ भूमध्य सागर के और स्वेज के द्वीप के ऊपर यहाँ सईद पोर्ट है। कौन सा? सईद पोर्ट है। और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है ना भाई। तो याद रखना आप लोग, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या रहा है? द्विपक्षीय अभ्यास रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाके में विशेष सैन्य अभियानों और आतंकवादी विरोधी रणनीतियों पर क्या होता है? केंद्रित होता है। तो भारत के 25 स्पेशल जवान यहां जा रहे हैं। कह रहा हाल ही में भारत सटलर आयुष सेठी ने विश्व नंबर 4 खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को हराकर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में क्या किया है? प्रवेश किया है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां हो रहा है? तो ये चाइना में हो रहा है। निंगमो जगह है चाइना में। कौन सी? निगम्बो जगह है। कौन सी है? तो निगम्बो जगह है चाइना में। ये आप लोग क्या रखना? याद रखना, ठीक है ना। कह रहा है निगम्बो के बारे में, कह रहा है विश्व के 25वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी आयुष सेठी ने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए इंडोनेशिया के दिग्गज खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को हराकर यह शानदार उपलब्धि क्या की है? हासिल की है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कप, थॉमस कप, उबेर कप, है ना, सुधीरमन कप, इन कपों को याद रखना। पूछ लेता है कौन सा बैडमिंटन से संबंधित है? तो थॉमस, उबेर और सुधीरमन कप है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मानवता की सांस्कृतिक विरासत और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। पॉइंट इंपोर्टेंट है। 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को या 18 अप्रैल को? आप सभी को पता है कब मनाया जाता है भैया, तो आप लोग कह दोगे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कह रहा है इसे स्मारकों स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और इस दिवस का प्रस्ताव 1982 में, कब? 1982 में, याद रखना कब? 1982 में आइकोमोस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और ये 1983 में यूनेस्को द्वारा इसके आधिकारिक मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में भारत में 40 से अधिक यूनेस्को धरोहर स्थल हैं। 1983 में अजंता की और एलोरा की गुफाओं को भारत की ओर से शामिल किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है? फैक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 40 से ज्यादा क्या है यहाँ पे भाई? साइड है। अगला क्वेश्चन देखिए तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन है गगनयान मिशन के IADT 0.2 परीक्षण में इसरो द्वारा कौन से हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया था? आप लोग बताओगे, ये इंपोर्टेंट है। तो पूछ रहा अपाचे, चिनूक, ध्रुव या MI-17। तो ये चिनूक का किया गया था। किसका किया गया? तो देख रहे होंगे ये क्या है? चिनूक है, ठीक है ना। और अगर ज्यादा ढंग से देखना चाहो तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अपना दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसका नाम है IADT-2, चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है या लक्ष्य है क्रू मॉडल को सुरक्षित वापस लाना। ये क्रू मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, इसे अंतरिक्ष से पुनः वापस लाना सुरक्षित तरीके से, ये इसरो का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आपको सबको पता है। गगनयान मिशन के तहत यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही 1200 मेगावाट की कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना, याद रखना कौन सी? कलाई सेकंड। क्या नाम है इसका? कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, कामेंग। आपको नहीं लग रही कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो इनमें से किस पर? लोहित पर ये कलाई 2 जल विद्युत परियोजना, ये आप देख रहे होंगे, लोहित 2 पर क्या की जा रही है? बनाई जा रही है। और ये अगर मैप में देखोगे, वर्ल्ड मैप में, तो लोहित नदी आपको यहाँ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में दिखाई देगी। ये दिखाई दे रही है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ये लोहित जो है ना, ये लोहित, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इस पर बन रहा है। ये ब्रह्मपुत्र आपको पता है नामचा बरुआ से, कहां से? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत से एंट्री करती है। और इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। और ये भैया वॉकरचू, ठीक है ना। आप लोग बताओगे चेमयांगडोंग,
चेमयांगडुंग या बोकरचू किस ग्लेशियर से निकलती है? या बोकरचू, इनमें से किस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? एक क्वेश्चन और यहां मैं आपको बता देता हूं, ये इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि असम, पूर्वोत्तर राज्य का असम एक ऐसा राज्य है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, असम एक ऐसा राज्य है जो सभी 6 राज्यों से जुड़ता है, ये ध्यान रखना। सातवां पश्चिमी बंगाल से भी ये सीमा साझा करता है, लेकिन सिक्किम से ये सीमा साझा नहीं करता। सिक्किम में आपको पता ही है सबको, कंचनजंगा, कौन सी? कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है हिमालय की, जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है ना। भारत, ये आपको बांग्लादेश दिख रहा होगा, भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। ये भी आप लोग क्या रखना, ये याद रखना। ठीक है ना। और ये म्यांमार से कितने, ये म्यांमार ही तो है, कई बार ये पूछा जाता है, म्यांमार से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है ये किससे सीमा साझा करते हैं? तो आप लोग याद रखना, ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना। अगला अगर मैं बात करूं, कह रहा भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लोहित नदी पर 14,105 करोड़ रुपए की कलाई सेकंड रन ऑफ रिवर, कौन सी है ये? रन ऑफ रिवर, चलता हुआ पानी की परियोजना को मंजूरी दी, और यह सीमावर्ती क्षेत्रों के सामरिक विकास के लिए क्या है? अहम है। कह रहा लोहित नदी तिब्बत से निकलती है, जहां इसे जायू कहा जाता है, और यह ब्रह्मपुत्र की क्या है? महत्वपूर्ण या प्रमुख सहायक नदी भी मानी जाती है। ठीक है ना। इसी के साथ ये आपको पता ही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की अप्रैल 2024 की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार रेपो रेट कितना % निर्धारित की गई है? ये आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे, इसे कमेंट में इसका आंसर आप लोग क्या बताओगे? कमेंट में बताओगे। ठीक है ना। और इसके बारे में बेसिक जानकारी आपके सामने ये दे रखी है। ठीक है। एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं? आपको पता है 6 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आरबीआई का गवर्नर होता है। इसका हेड एमपीसी का, आरबीआई का कौन होता है बेटा? गवर्नर होता है। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का वर्ल्ड बैंक के अनुसार अनुमान बताया है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में ये कमीशन पूछा जाता है, हिल्टन कमीशन, हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई जो देन है वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की देन है। ठीक है ना। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की भारत को देन है आरबीआई, जो भारत की क्या है? केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट चर्चा में रहा सैन्य अभ्यास खंजर, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किर्गिस्तान के बीच किया गया है। किसके बीच? किर्गिस्तान, जिसकी राजधानी आप लोग बताओगे, बहुत इंपोर्टेंट है इसकी राजधानी बेटा, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछी गई है, बहुत इंपोर्टेंट है इसकी राजधानी। ठीक है ना। पूछ रहा है भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच एक वार्षिक है, ये ध्यान रखना, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। इसका उद्देश्य आतंक विरोधी अभियान और पर्वतीय युद्ध कौशल को बढ़ावा देना। कह रहा 26 में यह अभ्यास असम के मीसा मारी, इस जगह को याद रखना, आयोजित किया गया था। किर्गिस्तान की राजधानी उसने दे ही दी। आप लोग कमेंट में एक बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जरूर मैं कमेंट में आपको देखूं, ये जरूर क्लास करते समय कमेंट में लिख लिया करिए। ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दिया करिए, बता रहा हूं आपकी करंट अफेयर्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है ना। चले बेटा आगे, अगर यहां तक कोई दिक्कत ना हो। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? माधवीपुरी बुच, संजय मल्होत्रा, तुहित कांत पांडे या अजय बंगा? तो किसको किया गया है? तुहित कांत पांडे को किया गया है। ये पॉइंट याद रखना। भारत के वित्त सचिव थे पहले ये तुहित कांत पांडे को 3 साल के लिए, कितने के लिए? 3 साल के लिए 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। अगर सेबी के बारे में पूछे तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। आपसे पूछ लेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में क्या है भैया? इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, हाल ही में 2 से 8 अप्रैल 2026 तक मनाया गया साधना सप्ताह किस प्रमुख सरकारी पहल से संबंधित है? डिजिटल इंडिया से, मिशन कर्मयोगी या स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित, या मेक इन इंडिया से? तो आप सीधा सीधा बोलोगे मिशन कर्मयोगी से क्या है? ये संबंधित है। और इसके बारे में अगर बेसिक सी जानकारी मैं आपको दूं तो आप सीधा सीधा लिख देना कि भाई ये नागरिक केंद्रित शासन और सिविल सेवकों की क्षमता के निर्माण के लिए सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी मुख्य थीम है तकनीकी परंपरा और ठोस परिणाम। तकनीकी परंपरा और ठोस परिणाम। आप देख रहे होंगे इसमें ट्रेनिंग, इनोवेशन
और सिटीजन सर्विस 3 पर क्या दिया जाता है भाई, फोकस दिया जाता है। मिशन कर्मयोगी को लॉन्च कब किया गया था, 2020 में किया गया था, है ना। कह रहा आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इसी मिशन का एक हिस्सा है जो अधिकारियों को डिजिटल ट्रेनिंग देता है। क्या देता है, अधिकारी जो होते हैं, सिविल सर्वेंट अधिकारी जो होते हैं, उनको डिजिटल ट्रेनिंग देने का क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट है भैया, कह रहा है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी मनाई जाती है। यह दुखद ऐतिहासिक घटना किस वर्ष घटी थी, तो आपको पता है 1919 को। और इसी साल काला कानून भी बनाया गया था। काला कानून अंग्रेजों के द्वारा काला कानून बनाया गया था, जिसे गांधी जी ने काला कानून नाम ही दिया था। वैसे इसका नाम रोलेट एक्ट था। क्या था, रोलेट एक्ट था, है ना। ये जलियांवाला बाग में ये स्मृति बनी हुई है, आज भी आप देखोगे तो ये स्मृति आपको वहां दिखाई देगी। इसके बारे में अगर बेसिक सी बात अगर मैं बात करूं, देखो इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन भी बनाया गया था, ये ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर पहले आरबीआई के लिए मैंने हिल्टन बोला था, तो देखो 2 कमीशन आगे याद करने के लिए, ये हंटर कमीशन है, ठीक है ना। कह रहा 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन, ये बैसाखी का दिन था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा पर ब्रिटिश जनरल अधिकारी डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की, मैं तो 1000 की बात कर रहा हूं। घटना की जांच के लिए सरकार ने हंटर आयोग बनाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने यहीं पर अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या दी थी, वापस की थी, ठीक है ना। अब आपके लिए ये करंट अफेयर्स जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत किया करिए और टाइम टू टाइम इनको पूरा करके रिवीजन किया करिए। पहली बार सिंगल ऐसी स्पीड में चला दो, दूसरी बार ऐसी में, तीसरी बार दूना स्पीड करके सुन लो। लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा कोई पॉइंट लिखने के लिए इंपोर्टेंट है तो आप लोग लिख भी सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन क्लास में। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, भारत माता की जय।